अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अभी आप अपने होटल पर ध्यान देना चाहेंगे, लेकिन कभी भी आपका मन बदले तो ये मेरा कार्ड है। प्लीज मुझे एक बार याद जरूर करिएगा। हृदयम ने सीएमओ से विदा लेते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सर। हृदयम हॉस्पिटल से बाहर निकला तब तक रात के 9 बज चुके थे। आज हृदयम को शहर की फिजा कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। वो बहुत खुश था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह जब माँ ने गांव जाने का फैसला किया, तभी भी हृदयम की माँ से ठीक से बात नहीं हो पाई थी। शायद इस वक्त माँ सो गई होगी। ये सोचकर वो घर की ओर पैदल ही चल पड़ता है। हाथ में होटल के पेपर्स और जेब में 5 करोड़ रुपए का चेक। वो इतना खुश आज से पहले कभी नहीं था। वो हमेशा से चाहता था कि उसका खुद का एक रेस्टोरेंट हो, लेकिन आज छोटे से रेस्टोरेंट का सपना एक बड़े 5 स्टार होटल की हकीकत में तब्दील हो गया था। अगली सुबह अपने घर पर हृदयम अपने पिता के कुछ पुराने नोट्स के पन्नों को पलट रहा था। डिवाइन विजन, ये दृष्टि एक असाधारण शक्ति है। ये आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन ये असाधारण शक्ति साधारण मानव के लिए नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। अगले पेज पर हाथों के कई पोस्चर्स बने हुए थे और इस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए ज्ञान की अवस्था के बारे में बताया गया था। हृदयम हैरान था। वो जब भी नोट्स ओपन करता तो उस पर हर बार एक नया टॉपिक लिखा होता था और उसके खत्म होते ही आगे के सारे पेजेस खाली होते थे। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो उस टॉपिक के आगे आता तो खाली पेजेस की जगह उन पर अब एक नया टॉपिक लिखा होता था, मानो वो नोट्स उसे स्टेप बाय स्टेप कुछ नया सिखा रहे हों। हृदयम नोट्स पढ़ने के बाद खुद से कहता है, शायद मुझे इस शक्ति को पाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं अभी इंसान के शरीर के अंदर तो देख पाता हूं, लेकिन दीवार के दूसरी ओर क्या हो रहा है ये ना देख सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। इस शक्ति से मैं किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देख पाऊंगा। आज से ही मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। हृदयम ने अगले पल ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान की अवस्था में हृदयम ने महसूस किया कि उसका लॉकेट एक बार फिर गर्म हो रहा है। वो अब पूरी तरह ध्यान में जा चुका था। उसे अपने शरीर के भीतर एक अमेजिंग एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था। हृदयम अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर हवा में उड़ रहा हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एनर्जी का फ्लो तेज हो रहा था। एक तेज प्रकाश के साथ उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। हृदयम ने जब आंखें खोली तो सुबह का सूरज उग रहा था। उसने आश्चर्य में सोचा, जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था तब तो दोपहर थी, लेकिन इस वक्त सूरज कैसे निकल रहा है? तभी हृदयम के फोन का अलार्म बजा। सुबह के 6 बज रहे थे और डेट भी दूसरे दिन की थी। तो क्या मैं एक दिन और एक रात ध्यान में था? हृदयम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या, मैं कमरे के अंदर से सूरज को कैसे देख पा रहा हूं? वाओ, मैंने डिवाइन विजन के चक्र को पार कर लिया। थैंक यू पापा, ये सब आपके कारण ही हो पा रहा है। अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद ये सब मुमकिन नहीं था। आई लव यू पापा। हृदयम जब नहाकर निकला तो घड़ी पर 8 बज रहे थे। उसने घड़ी देखते हुए खुद से कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे बैंक भी जाना है। कॉलेज के लिए भी कहीं लेट ना हो जाऊं। क्रिस्टल ड्यूक कॉलोनी के पास पहुंचते ही हृदयम देखता है कि यहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। वो भीड़ के पास पहुंचते हुए सोचता है, आखिर माजरा क्या है? यहां इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? जरूर यहां कुछ ना कुछ हुआ है। हृदयम जब भीड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महंगी कार खड़ी है, जिस पर लाल गुलाब के फूलों से एक दिल बना हुआ है। कार के पास ही एक लड़का स्टाइलिश कपड़े पहनकर खड़ा है
उसके हाथों में सुंदर फूलों का एक बुके है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लड़की को प्रपोज करने वाला है। ये तो रौनित है। ये यहां क्या कर रहा है? मुझे रुककर देखना चाहिए। रौनित आज बहुत स्मार्ट लग रहा था, लेकिन हृदय की आंखों से उसकी हकीकत छुप नहीं पाई। ड्रग एडिक्शन के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वो बाहर से तो हेल्दी दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका था। नशे की लत उसके जिस्म को दीमक की तरह चाट चुकी थी। भीड़ में से एक अंकल ने रौनित से पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? रौनित ने एटीट्यूड में अकड़ते हुए जवाब दिया, तुमसे मतलब, जाओ अपना काम करो। मैं अपना ही काम कर रहा हूं। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं। तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम रौनित है सर। यहां मेरी मंगेतर रहती है। उसका आज बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देने आया हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो अंकल चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाते हैं। हृदय ये सब सुनते हुए सोचता है, आज रौनित को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। मुझे ये सब मिस नहीं करना चाहिए। हृदय भीड़ से थोड़ा पीछे हटता है और एक सुंदर लड़की उससे टकरा जाती है। अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए वो हृदय से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। हृदय को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने दुपट्टे के पीछे छुपे चेहरे को देखकर कहा, प्रकृति तुम? अपना नाम सुनकर उस लड़की ने हैरान होकर हृदय की ओर देखा और बोली, हृदय तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो बैंक जा रहा था। यहां भीड़ देखी तो रुक गया, लेकिन तुम चेहरा छुपाकर इतनी तेजी में कहां जा रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। देखो ना, पहली मुलाकात भी हमारी एक्सीडेंट से हुई थी और आज भी हमारी मुलाकात टक्कर से ही हुई, लेकिन कार की टक्कर से ज्यादा मजेदार आज की टक्कर थी। बकवास बंद करो और निकलो यहां से, कहकर प्रकृति आगे जाने लगी। लेकिन हुआ क्या? मैं इस रौनित के बच्चे से बचकर भाग रही हूं। ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। आज तो इसने हद ही कर दी और यहां सबके सामने बखेड़ा शुरू कर दिया। तो क्या रौनित यहां तुम्हारे लिए आया है? हाँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसके साथ रहना चाहती हूं। इसलिए चुपचाप मैं यहां से जा रही हूं और मैं ये भी चाहती हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलते रहो, समझे? प्रकृति कुछ दूर ही गई थी कि रौनित ने प्रकृति को आवाज दी, प्रकृति, प्रकृति, मैं कब से तुम्हारा यहां वेट कर रहा हूं। तुम कहां जा रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? प्रकृति ने हृदय का हाथ पकड़ा और बुदबुदाते हुए कहा, देखो, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हृदय चौंक गया। कैसी मदद? तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। रौनित को यकीन है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुमने उसके सामने बढ़िया एक्टिंग की तो वो मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्लीज हेल्प मी। हृदय प्रकृति के सुंदर चेहरे पर गुस्से को देखता ही जा रहा था। उसके गुलाबी होंठ हृदय को अट्रैक्ट कर रहे थे। रौनित ने प्रकृति को बुके देते हुए कहा, आई लव यू प्रकृति। प्रकृति ने रौनित से कहा, रौनित, हृदय मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूं। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है और आज फिर से कह रही हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये सुनते ही रौनित का मुंह उतर गया और वो हृदय की तरफ गुस्से से देखने लगा। हृदय और प्रकृति को साथ देखकर रौनित क्या करेगा? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नो प्रॉब्लम। दिस ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये कहकर
रौनक ने प्रकृति को एक गुलाब का फूल दिया, लेकिन प्रकृति ने रौनक का गुलाब एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रकृति गुस्से से रौनक पर बरस पड़ी। तुमने सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया है। इस सब की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं, तो ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? प्रकृति, तुम हृदयम की वजह से मुझे छोड़ रही हो। आखिर क्या बात है इस हृदयम में जो मुझ में नहीं है? तुम्हें खुश रखने के लिए मेरे पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बंगला। क्या हृदयम तुम्हें ये सब कुछ दे पाएगा? अरे इसकी औकात एक साइकिल खरीदने तक की नहीं है, तुम्हें ये खुशियां क्या दे पाएगा? पैसा, दैट्स इनफ। तुम्हारी इसी गंदी सोच की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मैंने कई पैसे वालों को खुशियों की तलाश में भटकते देखा है। हृदयम के पास भले ही पैसे ना हो, मगर वो दिल का अच्छा है। रौनक गिड़गिड़ाया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम और प्यार? प्यार की बातें तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। याद है तुमने अंजलि की पार्टी में क्या किया था? तुम केवल लड़कियों के जिस्म से खेलना जानते हो। तुमने उस पार्टी में मेरे साथ जिस तरह से बिहेव किया, उसी वक्त मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई थी। वो मेरी भूल थी, तब मैं नशे में था, और उस बात के लिए तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। प्रकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो रौनक के ड्रामे को खत्म करना चाहती थी। रौनक ने प्रकृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रकृति, मेरी बात सुनो। तभी प्रकृति ने पास खड़े हृदयम के होठों पर किस कर दिया। प्रकृति के पतले होठों के एहसास ने हृदयम के शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैला दी थी। किस करते हुए दोनों की सांसें तेज हो रही थी, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। एक अजीब सी बेचैनी दोनों महसूस कर रहे थे। रौनक ये देखकर गुस्से में वहां से चला गया। एक दूसरे को किस करने के बाद प्रकृति ने धीरे धीरे अपने होठों को हृदयम के होठों से अलग किया। प्रकृति की आंखें बंद थी। उसने अपनी आंखें खोली। हृदयम के चेहरे पर प्यार की चमक देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। प्रकृति मुस्कुराई, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बिना कुछ कहे ही वहां से अपने घर की ओर दौड़ती हुई चली गई। हृदयम ने किसी लड़की को पहली बार किस किया था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। प्रकृति को किस करते हुए हृदयम को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बिताया है। वो प्रकृति को देखता रहा। प्रकृति घर के दरवाजे पर पहुंची और एक बार हृदयम की ओर मुड़कर देखा और फिर मुस्कुराकर अंदर चली गई। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद हृदयम बैंक चला गया। बैंक जाकर चेक डिपॉजिट किया तो अब उसका कॉलेज जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो वापस घर चला आया और अपने बिस्तर पर लेटकर वो प्रकृति के बारे में सोचने लगा और उसी के सपनों में खो गया। अगली सुबह हृदयम ध्यान कर रहा था। तभी मोबाइल पर विशाल ओबेरॉय का कॉल आया। हेलो डॉक्टर हृदयम, कैसे हैं आप? हृदयम ने जवाब दिया, ओह गुड मॉर्निंग विशाल ओबेरॉय। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम से पूछा, आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। अगर आज फ्री हो तो शाम को कुछ देर के लिए मेरे साथ चलिए। हृदयम ने कहा, जी जरूर, आप जब भी कहें। तो आज शाम को मैं आपको पिक कर लूंगा। शाम को कार में हृदयम ओबेरॉय के साथ शहर से दूर एकांत में बने आलीशान फार्म हाउस पर पहुंचा। उस जगह को देखते हुए हृदयम ने पूछा, हम लोग कहाँ आए हैं? विशाल ओबेरॉय ने आलीशान घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे अंकल का घर है। वो लंबे समय से बीमार हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उन्हें देख ले। हृदयम और विशाल ओबेरॉय दोनों घर के अंदर आते हैं। क्या आलीशान घर है। हृदयम को ऐसा लगता है जैसे वो किसी महल में आ गया है। मखमली कारपेट, चारों ओर गोल्ड प्लेटेड एंटीक्स और छत से टंगा एक बड़ा और खूबसूरत झूमर। हॉल से होते हुए हृदयम और विशाल ओबेरॉय एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही हृदयम ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो चारों ओर से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम से घिरा हुआ था। उसका सुस्त और पीला पड़ चुका चेहरा उसे किसी भी वक्त कोमा में ले जा सकता था।
विशाल ओबेरॉय ने उस बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर हृदयम, यही है मेरे अंकल गगन ओबेरॉय, जो कई सालों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हृदयम ने अपनी फिक्र जताते हुए कहा, इनकी हालत तो काफी नाजुक है। विशाल ओबेरॉय ने मायूस होकर कहा, हाँ, सही कहा आपने, उनके जाने का भी अब समय आ चुका है। आप इन्हें बचाना क्यों चाहते हैं? हृदयम का सवाल सुनकर विशाल ओबेरॉय बोले, डॉक्टर हृदयम, मेरे अंकल अफ्रीका में हीरों का व्यापार करते थे। कुछ साल पहले इन्होंने अपना बिजनेस बंद करके इंडिया शिफ्ट होने का प्लान किया। इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को डायमंड्स में कन्वर्ट कर दिया और इंडिया चले गए। आज उन डायमंड्स की कीमत अरबों में है। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय को समझाया, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती तो कोई मरता ही क्यों? ये काफी बूढ़े हो चुके हैं, इनको ठीक कर पाना मुश्किल है। हृदयम ने उस बूढ़े को पहली नजर में ही पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया था। अब उसका बच पाना मुश्किल था। विशाल ओबेरॉय ने समझाया, मैं जानता हूं कि ये काफी बूढ़े हैं, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। बस एक बार इन्हें किसी तरह आप ठीक कर दीजिए। आप जो रकम मांगेंगे वो मैं दूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको खुलकर बताता हूं। दरअसल बात यह है कि जब ये इंडिया आए तो उसके कुछ दिनों बाद ही इनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। तब से ये ना हिल पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं। मैंने इतने सालों तक बस इसी उम्मीद पर इन्हें जिंदा रखा है कि कभी ना कभी ये बोलेंगे। सबसे बड़ा राज हमें ये पता चलेगा कि आखिर इन्होंने उन डायमंड्स का क्या किया। इस दुनिया में मेरे सिवाय इनका और कोई नहीं है। बस ये एक बार किसी तरह बोल पाते तो हमें उन डायमंड्स के बारे में पता चल जाता। प्लीज डॉक्टर हृदयम, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं। हृदयम ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं। हृदयम जैसे ही बूढ़े गगन ओबेरॉय को चेक करने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, इन्हें छूना मत। हृदयम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। वर्दी में भी वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। वो विशाल ओबेरॉय की छोटी बहन शुभांगी थी, जो पुलिस इंस्पेक्टर थी। शुभांगी ने हृदयम की तरफ आते हुए गुस्से से कहा, कौन हो तुम? हाउ डेयर यू टच हिम? विशाल ओबेरॉय ने शुभांगी को रोकते हुए कहा, शुभांगी, ये डॉक्टर हृदयम है, ये अंकल का इलाज करने के लिए आए हैं। शुभांगी ने गुस्से से जवाब दिया, भैया, आप भी जानते हैं कि अंकल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इनका बचना इम्पॉसिबल है। आपको पता है ना कि अंकल को दवाइयों और इंजेक्शन से कितनी नफरत थी। फिर आप क्यों नहीं समझते? डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट के नाम पे आपसे ढेर सारा पैसा ले जाते हैं। आप ही बताइए, इतने दिनों से इलाज के बावजूद अंकल की सेहत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। और ये तो अभी बच्चा है। मुझे तो शक है कि इसकी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होगी। जहां इतने बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहां ये क्या अंकल को ठीक कर पाएगा? शुभांगी ने गुस्से से हृदयम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बताओ, तुमने मेरे भैया से कितनी फीस ली है? चुपचाप उन्हें सारे पैसे वापस कर दो। हृदयम शांत खड़ा शुभांगी की बातें सुन रहा था। तभी विशाल ओबेरॉय बीच में बोल पड़ा, शुभांगी, चुप हो जाओ। तुम मेरे फ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि किससे बात कर रही हो? हमारे चीकू की जान इन्होंने ही बचाई थी। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन्हें अपना काम करने दो। ये भारत की प्राचिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ हैं और ना तो अंकल को इंजेक्शन देंगे, ना ही कड़वी दवाई। इसलिए टेंशन मत लो, इनके इलाज का तरीका अलग है, बस तुम देखती जाओ। हृदयम बूढ़े गगन ओबेरॉय को चेक करने लगा। अब वो उनके शरीर के भीतर बड़ी आसानी से देख सकता था। शरीर का हर अंग लगभग समाप्त हो चुका था। उनके दिल की धड़कन थमने में अब बस चंद पल ही बचे थे। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय की ओर निराशा भरी नजरों से देखते हुए कहा, अब इन्हें किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर समय से पहले इनकी मौत हो रही होती तो ये बच जाते,
लेकिन इस एज में इनको जिंदगी दे पाना इम्पॉसिबल है। इनके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। इन्हें किसी भी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम से फिर से पूछा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मैंने आपको बताया है इनका बोलना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बोले तो वो डायमंड्स मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्लीज कोई ना कोई रास्ता निकालिए। शुभांगी ने हृदयम को देखते हुए अपने भाई से कहा, भैया बंद करिए इसके सामने गिड़गिड़ाना। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये कोई ढोंगी है। फिर उसने हृदयम से कहा, चले जाओ यहां से। इस बार विशाल ओबेरॉय ने शुभांगी को नहीं टोका। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय की ओर देखा। उसे शुभांगी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अब खुद को साबित करने का फैसला किया और बोला, एक तरीका है। यह सुनते ही विशाल ओबेरॉय के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने हृदयम की तरफ अपना हाथ जोड़कर पूछा, प्लीज जल्दी बताइए कौन सा तरीका है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय का हाथ पकड़कर कहा, आप सब मुझे और अंकल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं पता लगा लूंगा कि इन्होंने डायमंड्स कहां छुपाए हैं। शुभांगी ने हृदयम से पूछा, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि ये बोल नहीं पाएंगे, फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि अंकल ने डायमंड्स कहां रखे हैं। हृदयम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दें और आप सब कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चले जाएं। हृदयम ने जैसा कहा सबने ठीक वैसा ही किया। वहां मौजूद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। हृदयम के पास जाते ही अंकल के शरीर में हलचल होने लगी, मानो वो हृदयम को मना कर रही हों। अंतिम सांसें ले रहे अंकल को अभी भी अपने हीरों का लालच था। वो किसी को भी वो हीरे नहीं देना चाहता था। हृदयम उनकी फीलिंग्स को समझ गया था और उसने उन्हें समझाते हुए कहा, इस दुनिया में अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम मन शांत करके दूसरी दुनिया में जाओ। यहां का जो कुछ है वो यहीं रह जाएगा। तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, इसलिए मेरी बात मान लो। हृदयम की बात सुनकर अंकल बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हृदयम उनसे कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अपने दिमाग में केवल उस जगह के बारे में सोचो जहां तुमने हीरों को छुपाया है। हृदयम ने अंकल के दिमाग से उनकी यादों में झांकने की कोशिश की। कुछ देर बाद हृदयम उनके दिमाग में चल रही सारी बातों को स्पष्ट देख पा रहा था। उनके दिमाग में किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, बस हॉल रूम का झूमर उनके दिमाग में था। बहुत प्रयास करने के बाद भी हृदयम को और कुछ नहीं दिखा। हृदयम ने सोचा, इनके दिमाग में केवल झूमर की इमेज है, बाकी और कुछ क्यों नहीं है। इस पहेली को हल करते हृदयम को देर नहीं लगी। ये तो वही झूमर है जो मैंने हॉल में लगा हुआ देखा था। हृदयम जल्दी से अंकल के कमरे से बाहर आया। सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन सभी के चेहरे पर केवल एक ही प्रश्न था, क्या हृदयम उन डायमंड्स का पता लगा पाएगा। हृदयम के कमरे से बाहर निकलते ही विशाल ओबेरॉय और शुभांगी के साथ खड़े सभी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम से एक्साइटेड होकर पूछा, क्या आपको डायमंड्स का कुछ पता चला। हृदयम ने कहा, हाँ, मैंने हीरे ढूंढ लिए हैं। विशाल ओबेरॉय से रहा नहीं गया, कहाँ है वो। शुभांगी को हृदयम पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक बार फिर हृदयम से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो। क्या तुमने सच में हीरे ढूंढ लिए। अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ वो कहां है। हृदयम विशाल ओबेरॉय से कहता है, विशाल जी, मैंने पता कर लिया है, हीरे नीचे हॉल में लगे उस झूमर में छिपे हैं। यह सुनकर विशाल ओबेरॉय ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में। हृदयम ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच, वो सभी हीरे उस झूमर में ही हैं। विशाल ओबेरॉय खुशी से उछल पड़ा, थैंक्स डॉक्टर हृदयम, थैंक यू सो मच। हृदयम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य था। शुभांगी ने हृदयम को घूरते हुए कहा, हमने कई बार झूमर की सफाई करवाई है, लेकिन हमें तो हीरे कभी नहीं मिले। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो चलो, हमें भी देखना है उन हीरों को।
विशाल ओबेरॉय ने शुभांगी को टोकते हुए कहा, अब बस भी करो अपनी जासूसी। अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो हीरे वही होंगे, इसमें बहस क्या करनी। चलो अभी देख लेते हैं। सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। शुभांगी ने झूमर को देखते हुए हृदय को मजाकिया अंदाज में पूछा, तो डॉक्टर साहब हमें भी दिखाइए, कहां हैं हीरे? शुभांगी जी, झूमर के अंदर जरा गौर से देखिए। शुभांगी ने हंसते हुए कहा, झूमर के अंदर? तुम भी ना। विशाल ओबेरॉय ने डांटते हुए शुभांगी से कहा, शुभांगी प्लीज, डॉक्टर हृदयम की बातों पर यकीन करो। शुभांगी थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन मुझे भी देखना है कि हीरे कहां छिपे हैं। विशाल ओबेरॉय ने नौकरों से झूमर को नीचे उतारने का इशारा किया। झूमर को नीचे उतारते ही सब लोग उसके पास आ जाते हैं। हृदयम झूमर के नीचे की तरफ झुकता है और उसकी जांच करने लगता है। हृदयम विशाल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहता है, झूमर का आधार धातु का बना है, इसके अंदर होल है। विशाल ओबेरॉय पूछता है, क्या हीरे उस होल में छिपे हैं? हृदयम ओबेरॉय को झूमर के होल की तरफ इशारा करते हुए बताता है, नहीं, ये होल तो हीरों तक पहुंचने की चाबी है, इसे खोलने के लिए एक चाबी होनी चाहिए। विशाल ओबेरॉय जल्दी से एक्साइटमेंट में कहता है, हाँ, अंकल ने मुझे एक चाबी दी थी और कहा था कि इसे संभाल कर रखना। ये मेरे अफ्रीका के घर की चाबी है। शायद अंकल इसी चाबी की बात कर रहे थे। विशाल ओबेरॉय एक चाबी निकालता है और उससे झूमर के उस होल में डालकर उसे खोलते हुए आश्चर्य से कहता है, वाह, यहां कुछ है। विशाल ओबेरॉय झूमर से एक डिब्बा निकालता है। डिब्बे को खोलते ही उसमें से चमकते हुए हीरे निकलते हैं। शुभांगी आश्चर्य से बोल पड़ती है, वाह, कितने बड़े बड़े हीरे हैं। विशाल ओबेरॉय खुशी से झूम उठता है और हृदयम को देखते हुए कहता है, थैंक्स डॉक्टर हृदयम, आपने एक बार फिर से मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। सब लोग खुशी से झूमर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। शुभांगी हृदयम को देखते हुए कहती है, अब तुम्हें तुम्हारी फीस मिलनी चाहिए। हृदयम कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के काम आ सका, यही मेरे लिए बहुत है। शुभांगी हृदयम को बधाई देते हुए गले लगा लेती है। हृदयम शुभांगी के नरम शरीर को महसूस कर रहा है। उसके हाथ शुभांगी की पीठ पर हैं और उसका चेहरा शुभांगी के बालों में। वो शुभांगी की खुशबू सूंघ सकता है जो शुभांगी के बालों, उसके कपड़ों और उसके शरीर से आ रही है। वो बहुत ही अनोखी खुशबू है जो हृदयम को शुभांगी की ओर खींच रही है। हृदयम शुभांगी के साथ बीते इस पल को हमेशा के लिए सजोना चाहता है और इसीलिए वो शुभांगी को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। कुछ देर बाद शुभांगी शर्माते हुए हृदयम से अलग होती है। विशाल ओबेरॉय ये देखकर मुस्कुरा रहा है। शुभांगी माहौल को लाइट करते हुए कहती है, यू आर अ डिटेक्टिव डॉक्टर, आप गलत प्रोफेशन में हैं। जो काम मैं पुलिस में रहते हुए नहीं कर पाई, उस काम को आपने पल भर में कर दिखाया। विशाल ओबेरॉय को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसों के लिए उनकी दीवानगी बहुत ज्यादा थी। आज हृदयम ने उनका अरबों का फायदा करवाया था। हृदयम ने विशाल ओबेरॉय से हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम को रोकते हुए कहा, रुकिए डॉक्टर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और फिर उसने हृदयम को एक सूटकेस देते हुए कहा, ये रही आपकी फीस। लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैंने किसी का इलाज किया है जो मुझे फीस मिलनी चाहिए। जो आपका था बस उसे मैंने खोज दिया। विशाल ओबेरॉय हृदयम को जबरदस्ती सूटकेस देते हुए बोला, डॉक्टर, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, ये आपकी मेहनत का इनाम है, प्लीज मना मत करना। हृदयम सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें करोड़ों रुपये रखे थे। हृदयम ने हिचकिचाते हुए कहा, ये मैं नहीं रख सकता, मैंने किसी लालच में आकर आपका काम नहीं किया। विशाल ओबेरॉय ने कहा, मुझे पता है डॉक्टर, आपने हमारी दोस्ती के लिए ये सब किया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि आपने जिन हीरो की खोज की है, आज उनकी मार्केट वैल्यू 80 बिलियन है। इतने बड़े प्रॉफिट के बदले ये बहुत छोटी रकम है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए। शुभांगी ने हृदयम की ओर देखते हुए कहा, आपने हमारी बहुत मदद की है, हम नहीं जानते कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं
कि आप इन पैसों को रख लीजिए, ये हमारी दोस्ती की नई शुरुआत का तोहफा है, प्लीज इसे रख लीजिए। हृदयम शुभांगी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका। हृदयम शुभांगी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। शुभांगी भी नजरें चुराकर हृदयम को ही देखे जा रही थी। विशाल ओबरॉय ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को उन हीरो को संभालकर लॉकर में रखने के लिए कहा और वो सब एक बार फिर अंकल के रूम में चले गए। अंकल गगन ओबरॉय अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। विशाल ओबरॉय उनके पास गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अंकल, मुझसे जो कुछ भी भूल हुई हो उन्हें माफ करिएगा। अब आपको मैं इन दवाइयों से छुटकारा देता हूं, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। इतने सालों से अंकल के चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज वो हृदयम की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हृदयम के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हों। हृदयम उनके पास जाकर अपने हाथों से उनकी पलकों को बंद कर देता है और थोड़ा उदास होकर कहता है, विशाल जी, आपके अंकल मर चुके हैं। विशाल ओबरॉय अपने अंकल की तरफ देखते हुए अपनी नम आंखें पोंछते हुए हृदयम से कहता है, काफी रात हो चुकी है, आज आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते? हृदयम कुछ कहे इससे पहले शुभांगी बोल पड़ी, आज आप यहीं रुक जाइए। नरेश, जाकर डॉक्टर साहब के लिए गेस्ट रूम ठीक करो और खाने का इंतजाम करो। और डॉक्टर हृदयम, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक खाना भी लगकर तैयार हो जाएगा। खाना खाने के बाद हृदयम आलीशान रूम में लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने जीवन में घट रही घटनाओं को लेकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसने इतना सब कुछ पा लिया था। वो उठकर बालकनी में आया। बाहर चांद की रोशनी और दूर दूर तक फैला घना जंगल, और इस जंगल के बीच बना आलीशान घर उसे परियों की कहानी की तरह लग रहा था। तभी उसकी नजर दूसरी बालकनी पर पड़ती है, जहां शुभांगी खड़ी थी। क्या इसे भी नींद नहीं आ रही? कहीं ये भी मेरे बारे में ही तो नहीं सोच रही है? यह सोचकर हृदय मुस्कुराने लगा। चांदनी रात थी और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। बालकनी में खड़ी शुभांगी ने सफेद रंग की ट्रांसपेरेंट गाउन पहन रखी थी। उसका गोरा शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। शुभांगी की सुंदरता देखते ही बन रही थी। वो स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा लग रही थी। हृदय बिना पलकें झपकाए शुभांगी को देख रहा था। शुभांगी ने अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए हृदय की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अंदर चली गई। हृदय मन ही मन शुभांगी को पसंद करने लगा था। वो उसे पाना चाहता था, लेकिन वो विशाल की दोस्ती को नहीं खोना चाहता था, जिन्होंने उसे इतने कम समय में इतना अमीर इंसान बना दिया था। हालांकि हृदय भी अब अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका था, लेकिन हैसियत में वो विशाल ओबरॉय के सामने कुछ नहीं था। इसलिए हृदय ने अपने मन के भावों को दबाने का फैसला किया। हृदय शुभांगी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे एक बात खटकी। शुभांगी इतने बड़े घर की बेटी है, उसे पुलिस में नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या उसे पैसे की जरूरत है? क्या उसे समाज में अपनी पहचान बनानी है, या फिर कुछ और? उसने शुभांगी के बारे में सोचते हुए निश्चय किया कि वो इसके कारण का पता लगाकर रहेगा। अगली सुबह हृदय शुभांगी से मिलने गया, लेकिन वो उससे पहले ही अपने काम पर जा चुकी थी। आखिरकार हृदय का विशाल ओबरॉय के फार्म हाउस से जाने का समय आ गया था। उसने विदा लेते हुए कहा, विशाल जी, मुझे जाना है। विशाल ओबरॉय ने कहा, आप कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते हैं? नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। मैं कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गया और मुझे कुछ काम भी है। जब से मेरी मां यहां से गई है, मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई है। विशाल ओबरॉय ने कहा, ठीक है, मैं भी आपको नहीं रोकूंगा। वैसे मुझे भी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाना है। मैं जब लौट कर आऊंगा तब हम जरूर मिलेंगे। वैसे भी आपसे मेरी जब भी मुलाकात हुई, मेरा हर बार फायदा ही हुआ है। आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर। विशाल ओबरॉय से जाने की परमिशन लेने के बाद भी हृदय वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कुछ ख्याल चल रहे थे। हृदय को वहीं खड़ा देखकर विशाल ने पूछा, किस सोच में डूबे हैं डॉक्टर? हमें बताइए।
हमारा दोस्त अगर किसी परेशानी में है तो हमें मौका दीजिए। हो सकता है कि हम आपकी उस परेशानी को दूर कर सकें। हृदय ने विशाल से हिचकिचाते हुए पूछा, विशाल जी, मुझे एक बात कल से परेशान कर रही है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन विशाल ओबरॉय ने बात काटते हुए पूछा, लेकिन क्या? बिना किसी संकोच के कहिए। विशाल जी, शुभांगी पुलिस में नौकरी क्यों करती है? यह सुनकर विशाल ओबरॉय हंस पड़े। आप पहले इंसान नहीं हैं डॉक्टर हृदयम जिसने मुझसे यह सवाल किया है। दरअसल मेरे पिताजी पुलिस कमिश्नर थे और वो बचपन से चाहते थे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, लेकिन मैं अपने अंकल के बिजनेस और उनकी ग्रोथ से बहुत प्रभावित था। मेरा सपना था कि मैं उनकी तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सका, तो शुभांगी ने पापा के सपने को पूरा करने की ठानी। उसे बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक था। वो हमेशा से ही न्याय के लिए लड़ती थी। उसे लगता था कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इन्हीं सब समाज सेवा के थॉट्स को लेकर शुभांगी ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। हृदय ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। विशाल ओबरॉय ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत चिंता होती है। मेरे कई दुश्मन हैं, कहीं मेरे दुश्मनों की वजह से उसे कुछ हो ना जाए। इसी बात को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। खैर, आप परेशान मत होइए। विशाल ओबरॉय ने ड्राइवर को आदेश देते हुए कहा, ड्राइवर, डॉक्टर को उनके घर तक छोड़कर आओ। हृदय ने विशाल ओबरॉय को अलविदा कहा और अपने घर की ओर निकल गया, लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं विशाल के दुश्मन शुभांगी से अपनी दुश्मनी ना निकालें। क्या शुभांगी की जान को किसी से खतरा था? शहर की सड़क पर एक आकर्षक बुलेट बाइक फर्राटे भरते हुए चल रही थी। बाइक का पावरफुल इंजन एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। उस बाइक पर हृदय बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आखिरकार वो अपने सपनों की बाइक चला रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया पर राज कर रहा हो। हृदय जब 10th स्टैंडर्ड में था, तब से वो इस दिन की कल्पना कर रहा था और आज जाकर उसका सपना पूरा हुआ। हृदय ने नई बुलेट खरीदी थी। लंबे अरसे के बाद वो खुद को जीवित महसूस कर रहा था। हृदय ने सोचा, यह सपना सच होने जैसा है। हृदय एक गहरी सांस लेता हुआ हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता है। हृदय अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने बालों में हवा के एहसास का आनंद लेता है। हृदय अपने लॉकेट को टच करते हुए कहता है, इस पल के लिए पापा, मैं आपका आभारी हूं। अगर आप साथ ना होते तो शायद मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिल पाती। थैंक यू पापा। कहते हुए हृदय बाइक की स्पीड बढ़ा देता है। बाइक राइड करते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। हृदय को भूख भी लग रही थी। एक भीड़ भाड़ भरी कॉफी शॉप की एक मेज पर वो अकेला बैठा था। अभी अपनी कॉफी का पहला सिप ही लिया था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपना फोन निकालता है और नंबर्स को स्क्रॉल करता है, लेकिन वो जो नाम ढूंढ रहा है वो वहां नहीं है। हृदय सोचता है, डैम इट, मेरे पास शुभांगी का नंबर नहीं है। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं उसका नंबर लेना कैसे भूल सकता हूं। वो आह भरता है और अपनी निराशा को भूलने की कोशिश करते हुए अपने कॉफी का एक और घूंट पीता है, लेकिन शुभांगी का ख्याल उसे बार बार सता रहा था। वो उससे बात करना चाहता है, उसकी मुस्कान देखना चाहता है, उसकी हंसी सुनना चाहता है। हृदय खुद से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उसे इस तरह से जाने दिया। मैं अपने ही ख्यालों में इतना उलझा हुआ था कि मैं उसका नंबर ही लेना भूल गया। वो कॉफी शॉप के चारों ओर कपल्स को हंसते और बात करते हुए देख उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता है।
वो बस शुभांगी के बारे में सोच ही सकता है। अपनी कॉफी पीने के बाद हृदयम शाम तक घर पहुंच जाता है। हृदयम सभी विचारों को त्याग कर अपने मन को शांत करना चाहता है और ध्यान करने का फैसला करता है। हृदयम फर्श पर पालथी मारकर बैठा है। उसकी आंखें ध्यान में बंद हैं। वो गहरी शांति की स्थिति में है। उसका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित है। कुछ देर ध्यान की अवस्था में रहने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। व्यक्ति को अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अभाव का प्रयोग करना चाहिए। हृदयम, तुम्हें अपने बारे में रहस्य का माहौल बनाए रखना है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कम से कम करना है। ऐसा करके तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इससे तुम्हारे सम्मान और प्रशंसा में वृद्धि होगी। ध्यान की अवस्था में उसे सुनाई दे रही आवाज बंद हो जाती है। अब उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। अचानक एक दृश्य को देखकर हृदयम चौंक जाता है और खुद से कहता है, वो क्या था? मुझे वहां जाना ही होगा। बिना किसी देरी के वो उठता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर कहीं पहुंचने के लिए तेजी से निकल पड़ता है। रात के समय सुनसान जंगल की सड़क पर शुभांगी 2 हवलदारों के साथ खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी। दूर झाड़ियों के पीछे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी। शायद ये वही हाईवे के लुटेरे थे जिन्हें शुभांगी कब से गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। और अचानक कदमों की आवाज और भयानक हंसी से सन्नाटा टूट जाता है। शुभांगी ने बुदबुदाते हुए दोनों हवलदारों से कहा, तैयार हो जाओ, लगता है हमारा इंतजार खत्म होने वाला है। अगले ही पल शुभांगी और उसके हवलदार जीप के पीछे छुप जाते हैं। उसने अपनी गन पॉइंट को उस ओर कर रखा है जिस ओर से आवाजें आ रही थी। एक हवलदार ने धीमी आवाज में शुभांगी से कहा, मैडम, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर उनके पास हथियार हुए तो हम इन डंडों के साथ उनका सामना कैसे करेंगे? शुभांगी ने धीमी आवाज में उस अधेड़ उम्र के हवलदार से कहा, मिश्रा जी, आप डरते बहुत हैं। बजरंगबली का नाम लीजिए, वही हमारी सुरक्षा करेंगे। तभी अंधेरे से कई परछाइयां उभर आई। हथियारबंद खतरनाक गुंडों का ग्रुप उनके सामने था। शुभांगी को लगा था कि यहां 1-2 लोग होंगे, लेकिन ये तो दर्जन भर गुंडों की गैंग थी। शुभांगी ने बड़ी ही निडरता से उन्हें चेतावनी दी, अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो और सरेंडर कर दो। उनमें से एक गुंडे ने कहा, ये तो लड़की की आवाज है। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। पकड़ो इसे, बच कर न जाने पाए। आज हम जंगल में इस पुलिस वाली के साथ मंगल करेंगे। शुभांगी ने उसे फिर से कहा, चुपचाप सरेंडर कर दो। तभी उनमें से किसी ने शुभांगी की ओर अचानक फायर कर दिया। गोली शुभांगी की जीप के बोनट को चीरती हुई निकल गई। जवाब में शुभांगी ने भी फायर किया और गोली एक गुंडे के कंधे में जा लगी। अब दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कुछ देर की फायरिंग के बाद शुभांगी के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई, तो वो अपने रिवॉल्वर को लोड करने के लिए जीप की ओर बढ़ती है। तभी पीछे से आकर उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसके हवलदारों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। शुभांगी उन्हें मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो संख्या में कुछ ज्यादा थे। 4 लोगों ने शुभांगी को पकड़ रखा था और उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, बहुत चल रही थी। मैंने पहले ही कहा था, आज जंगल में मंगल होगा। चलो, ले चलो इसे। लेकिन शुभांगी भी हार मानने वाली ऑफिसर नहीं थी। उसने एक के पेट पर लात मारी और दूसरे की गर्दन पर वार किया। 2 से निपटने के बाद एक के सर पर अपनी कोहनी से वार करके उसे बेहोश कर दिया। उसकी किक एक गुंडे को पड़ने ही वाली थी कि तभी बगल से एक हॉकी स्टिक उसके पैर में लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। शुभांगी पूरी हिम्मत से लड़ी, कईयों को मार भी गिराया, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण वो फंस चुकी थी। शुभांगी अपनी किस्मत को स्वीकार करने ही वाली थी कि अचानक उसे एक तेज रोशनी अपनी ओर आते दिखाई दी। ये कोई बाइक थी जिसकी हेडलाइट की तेज रोशनी सबकी आंखों को चौंधिया रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बाइक उनके पास आकर रुकती है। ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट पहने हुए एक हैंडसम आदमी उतरता है। वो हृदयम है।
पर अंधेरा होने की वजह से शुभांगी उसका चेहरा देख नहीं पाई। हृदय गुंडों से कहता है, सही टाइम पर पहुंचा। अच्छा है तुम लोग सड़क पर ही मिल गए, वरना फालतू में तुम्हें खोजने के चक्कर में मेरी बुलेट गंदी हो जाती। एक गुंडे ने पूछा, कौन है बे तू? क्यों मरना चाहता है? चुपचाप यहां से चले जा। हृदय ने बुलेट से उतरते हुए जवाब दिया, मैं तो चुपचाप ही यहां से जा रहा था, लेकिन रास्ता तो तुम लोगों ने रोक रखा है। एक गुंडा हृदय को मारने के लिए दौड़ा। हृदय ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो गुंडा उछलकर कुछ दूर जाकर गिरा। उन गुंडों में से एक ने कहा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है बच्चे? हृदय बोला, बच्चा कौन है और बाप कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बच्चों, तुम्हें पापा कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। एक गुंडा चिल्लाया, मारो साले को। इतना कहते ही सारे गुंडे एक साथ हृदय पर टूट पड़ते हैं। हृदय मार्शल आर्ट्स में माहिर था। उसने एक एक कर सभी पर ऐसे वार किए कि वो सभी जमीन पर चित पड़े थे। हृदय अपने दोनों हाथों को उठाकर अंगड़ाई लेते हुए गुंडों के बॉस की ओर बढ़ता है, जिसने शुभांगी को पकड़ रखा था। उस गुंडे ने धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूं दूर हट जा, चला जा यहां से, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। हृदय बोला, चल मार के दिखा। उस गुंडे ने शुभांगी को एक और धक्का देते हुए छुरे से हृदय पर हमला किया। हृदय ने उसके घुटने पर इतनी जोर से लात मारी कि उसका घुटना टूट गया और जिस हाथ से उसने चाकू पकड़ रखा था, उस कलाई को घुमाते हुए उसके हाथ को तोड़ दिया। हृदय ने बड़े स्टाइल से कहा, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। शुभांगी जी, अब आप इन गुंडों को ले जा सकती हैं। उस अनजाने इंसान के मुंह से अपना नाम सुनकर शुभांगी चौंक कर बोली, डॉक्टर हृदय, आप? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हृदय ने बेहोश पड़े हवलदारों को उठाया और सभी गुंडों को बांधकर उन्हें सौंप दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वैन आ जाती है। सभी गुंडे और घायल सिपाही वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। शुभांगी ने हृदय से शरारत भरे अंदाज में पूछा, आप इतनी रात को इस वीराने में कहां भटक रहे हैं? हृदय ने जवाब दिया, कहीं नहीं। जब सुबह मैं आपके घर से निकला था, तब मेरा कुछ सामान खो गया था, उसे ही ढूंढ रहा हूं। शुभांगी हंसकर बोली, लेकिन इतनी रात में इस तरह घूमना अच्छा नहीं। हृदय ने शुभांगी से कहा, यह सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूं। ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं इन हाईवे के लुटेरों को कई दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आज देखिए, आपकी वजह से मैंने इन्हें पकड़ ही लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हृदय। हृदय मुस्कुराकर बोला, इट्स माय प्लेजर। मैं तो समझ रही थी कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप तो मार्शल आर्ट भी जानते हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड डॉक्टर हृदय। आई एम इम्प्रेस्ड। हृदय मुस्कुराता है। शुभांगी हृदय से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। हृदय ने जीप की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले आप। शुभांगी मुस्कुराते हुए अपनी जीप पर बैठती है। जीप को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। कई बार सेल्फ लेने के बाद भी उसकी जीप स्टार्ट नहीं होती। वो गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारकर कहती है, ओह नो, नॉट अगेन। हृदय वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की और शुभांगी के पास जाकर बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आप क्या मैकेनिक भी हैं? हृदय ने हंसते हुए शुभांगी से कहा, नहीं, मैं मैकेनिक तो नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूं। शुभांगी ने बंद पड़ी जीप की तरफ इशारा करके कहा, तो ठीक है, लगाइए धक्का। अरे नहीं शुभांगी मैडम, आप गलत समझ रही हैं। भला मेरे जैसा कमजोर 1.5 फसली का आदमी इस बड़ी जीप को कैसे हिला पाएगा? शुभांगी ने किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला। ओह शिट, नो नेटवर्क। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? अपना प्लान बिगड़ते देख हृदय ने शुभांगी से झूठ कहा, फोन तो मैं दे देता, मगर फाइट करते हुए मेरा फोन कहीं खो गया है। ये सुनकर उदासी से शुभांगी ने अपना सर स्टीयरिंग पर रखते हुए कहा, तो क्या आज पूरी रात इस वीराने में गुजारनी पड़ेगी? मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
आपको शायद पता नहीं कि मेरी बाइक पर दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। शुभांगी हृदयम का इशारा समझ चुकी थी। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आपकी बाइक पर दो लोग भी बैठ सकते हैं। हृदयम ने हंसते हुए कहा, यह डायलॉग कहीं सुना सुना लगता है। तो आप अगर इजाजत दें तो मैं और मेरी बाइक आपको आपके घर तक छोड़ सकते हैं। शुभांगी ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए हृदयम की ओर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, वैसे भी अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुभांगी हृदयम के साथ बाइक पर बैठ गई। मैं गाड़ी थोड़ा तेज चलाता हूं, इसलिए आप जरा संभल कर बैठिएगा। शुभांगी ने हृदयम की कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि बाइक की राइड इतनी मजेदार हो सकती है। हृदयम ने साइड मिरर से शुभांगी को देखते हुए कहा, मजेदार राइड इस बात पर डिपेंड करती है कि बाइक कौन चला रहा था। हृदयम की बात सुनकर शुभांगी शर्मा जाती है। शुभांगी को ऐसा एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। शुभांगी के चेहरे पर लग रही ठंडी हवा उसे सुकून पहुंचा रही थी। उसने अपने बाल खोल दिए। हवा के तेज झोंकों से शुभांगी के उड़ रहे बालों को हृदयम साइड मिरर से देख रहा था। तभी खराब सड़क की वजह से उन्हें झटका महसूस हुआ। शुभांगी ने शर्माते हुए कहा, लग रहा है आपका ध्यान सड़क पर नहीं, कहीं और है। हृदयम भी उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बाइक पर शुभांगी हृदयम की पीठ पर सर रखकर सो रही थी। हृदयम भी उसे साइड मिरर में देख रहा था और शुभांगी की नींद न टूट जाए इसलिए बाइक धीमी स्पीड पर चला रहा था। शुभांगी के बंगले के दरवाजे पर आकर हृदयम ने अपनी बाइक रोकी और शुभांगी को धीमी आवाज में कहा, शुभांगी उठो, घर आ गया। हृदयम की आवाज से शुभांगी की नींद टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो बाइक पर हृदयम को पकड़े हुए उसकी पीठ पर अपना सर टिकाकर सो रही थी। उसने उठते हुए कहा, ओह, आई एम सॉरी, आप मुझे उठा देते। आपको बाइक चलाने में बहुत तकलीफ हुई होगी। हृदयम मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रहा था। शुभांगी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मतलब? हृदयम ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मतलब ये कि मैंने बाइक आज ही खरीदी है और मैं इसकी राइड को एंजॉय कर रहा था। लेकिन आपने क्या सोचा? शुभांगी ने हृदयम से कुछ नहीं कहा। वो बाय बोलकर जैसे ही बाइक से उतरने लगी तभी ओह हम दर्द से कराहकर शुभांगी ने बाइक पर बैठे हृदयम के कंधे का सहारा ले लिया। हृदयम ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभांगी दर्द से अपने होठों को दांतों के बीच दबाते हुए बोली, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पाऊंगी। हृदयम ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं किसी को बुलाकर लाता हूं। रुकिए, यहां मैं और घर की देखभाल करने वाले दीनानाथ बाबा ही रहते हैं। बाकी सभी नौकर आसपास के कस्बों से आते हैं। अभी यहां इस वक्त कोई नहीं होगा। बाबा भी सर्वेंट क्वार्टर्स में सो रहे होंगे। मेरे पास घर की चाबी है, बस आप मेरी आखिरी हेल्प कीजिए, मुझे घर के अंदर तक पहुंचा दीजिए। शुभांगी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके पैर भी कांप रहे थे। हृदयम उसे सहारा देते हुए बंगले के अंदर ले आया। सीढ़ी और दरवाजे के बीच गुजर रहा समय दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर रहा था। अंदर पहुंचकर हृदयम ने शुभांगी को सोफे पर बिठाया। शुभांगी ने हृदयम से कहा, थैंक्स, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। हृदयम बोला, मैडम, अभी एक और हेल्प करनी बाकी है। कौन सी? हृदयम ने सोफे पर बैठते हुए कहा, शायद आप भूल रही हैं, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे सामने एक पेशेंट है। उसका इलाज किए बिना मैं कैसे जा सकता हूं? हृदयम ने शुभांगी को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता शुभांगी के पैर को उठाया और अपनी गोद में रखा। ऐसा करते हुए तेज दर्द की वजह से शुभांगी की चीख निकल गई। हृदयम ने शुभांगी से पूछा, सॉरी, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है?
शुभांगी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, लगता है मेरा पैर टूट गया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। यह कहकर हृदय शुभांगी के पैर को चेक करने लगता है। यहां तो चोट नहीं लगी है, शायद आपके घुटने के आसपास चोट लगी है। क्या चेक करने के लिए मैं आपकी पैंट ऊपर कर सकता हूं? हृदय ने हिचकिचाते हुए शुभांगी से पूछा। दर्द के मारे शुभांगी की आंखें बंद थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। उसने हां में अपना सर हिलाया। हृदय ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके बाद उसने अपना पूरा कंसंट्रेशन शुभांगी के पैर पर लगाया। अब वो पैर के अंदर की नसों में बह रहे खून, चोट के कारण डैमेज टिश्यूज और हड्डियों को स्पष्ट देख पा रहा था। हृदय ने खुद से कहा, सब कुछ नॉर्मल है, फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? पैर में हल्की स्वेलिंग भी हो रही है। कुछ न कुछ गड़बड़ है जो दिखाई नहीं दे रही है। हृदय एक बार फिर पूरे कंसंट्रेशन से शुभांगी के पैर की हड्डियों को बारीकी से देखता है। उसे दर्द का कारण मिल जाता है। हॉकी स्टिक लगने की वजह से शुभांगी के घुटने के नीचे हड्डी पर हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। हृदय ने शुभांगी का हाथ उसकी आंखों से हटाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, मामूली सा हेयर लाइन फ्रैक्चर है। शुभांगी ने दर्द भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो आपने एक्सरे भी कर लिया? तो अब यह भी बता दीजिए कि कितने दिन लगेंगे मुझे ठीक होने में? हृदय बोला, मेरे इलाज से आप कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुभांगी ने कराहते हुए कहा, तो प्लीज मुझे जल्दी ठीक करो, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। हृदय ने कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर गर्म किया और शुभांगी के पैर में लगाने लगा। शुभांगी को गुनगुने लेप की मसाज से आराम मिल रहा था। हृदय के भीतर शुभांगी के गोरे और मुलायम पैरों के स्पर्श से अजीब सी सनसनी फैल रही थी। कुछ देर की मसाज के बाद हृदय ने पैर को क्रैप बैंडेज से कवर कर दिया। शुभांगी को दर्द से राहत मिल चुकी थी। वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। हृदय जाने से पहले शुभांगी के चेहरे को देखता है। दिन भर की थकान और इतने दर्द के बावजूद उसका चेहरा चमक रहा था। वो पुलिस की वर्दी में भी बहुत आकर्षक लग रही थी। हृदय ने उसके गुलाबी होंठ देखे। उसकी नजरें उन पर टिक गई। उसे पता नहीं क्या हो गया था। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से अपने होठों को शुभांगी के होठों के करीब ले गया। वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हृदय ने अपने होंठ शुभांगी के होठों पर रख दिए। उसके होंठ मुलायम और गर्म थे। एक पल के बाद पीछे हटा और तेजी से वहां से निकल गया। शुभांगी अभी भी नींद में थी। रात के 2 बज चुके थे। हृदय बहुत धीमी बाइक चला रहा था। हृदय को अजीब सा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से अपने होठों को शुभांगी के होठों के करीब ले गया। वो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस था और तेजी से वहां से निकला हो रहा था। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो रहा था। ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हृदय को घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। हृदय अपने बिस्तर में काफी देर तक सोता रहा। उठने के बाद कई दिनों से अस्त व्यस्त घर को ठीक किया। इसके बाद उसने घर की सफाई की। वो चाय लेकर बालकनी में गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार पिछली रात के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उसकी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने आईने में जाकर देखा तो वहां एक कट था। कल रात चाकू के हमले में यह कट लगा था। हृदय शॉक्ड होकर सोचने लगा, इतना गहरा घाव, लेकिन ये मुझे लगा और पता भी नहीं चला।
मेरी फाइटिंग स्किल्स में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इस कमी को मुझे दूर करना होगा। थोड़ी देर बाद हृदयम ध्यान की अवस्था में था। उसके कानों में एक बार फिर एक गंभीर आवाज कुछ कहने लगी। एकाग्रता सीखने का पहला कदम है। जब तक तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा, तब तक तुम किसी भी ज्ञान के उच्च स्तर को नहीं समझ पाओगे। जब तक तुम अपनी आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक तुम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। आंखों की एकाग्रता तुम्हें 180 डिग्री तक देखने में सक्षम बनाती है। अपनी आंखों के मूवमेंट को साधने पर उनकी गति इतनी तेज हो जाती है कि बंदूक से निकलती गोली भी तुम्हें स्लो मोशन में दिखाई देगी। एकाग्रता तुम्हें अपने सामने हो रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाती ही है। थोड़ी देर बाद हृदयम ध्यान से उठा। उसे तेज गर्मी लग रही थी। ठंडे पानी से नहाने के बाद उसने विशाल ओबेरॉय का दिया हुआ पैसों से भरा ब्रीफकेस लिया और बैंक चला गया। बैंक में पैसे जमा कराने के बाद वो अपनी बाइक पर बैठा और अपने होटल की तरफ निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए हृदयम उस दिन को याद कर रहा था जब विशाल ओबेरॉय ने उसे ये होटल दिया था। आज से ये होटल आपका हुआ, डॉक्टर हृदयम। इसके मालिक अब आप हैं। मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन मुझे होटल के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्लीज, इसे मैं नहीं ले सकता। विशाल ओबेरॉय ने हृदयम से कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आपको लगे तब तक हमारा स्टाफ आपकी मदद करेगा। आपको कुछ नहीं करना, और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। ये है हमारे सेक्रेटरी मिस्टर जगत। मिस्टर जगत, आप आज से स्पेशली डॉक्टर हृदयम के होटल को देखेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी आज से आपकी है, और मैं जानता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जगत ने मुस्कुराकर कहा, जी सर। तो डॉक्टर हृदयम, आपकी टेंशन खत्म हुई। मुझे पता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बिजनेस चलाना आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इस जिम्मेदारी को भी बड़े अच्छे से संभाल लेंगे, बिकॉज यू आर अ टैलेंटेड मैन। थैंक यू मिस्टर विशाल। हृदयम को जब से ये होटल मिला था वो एक बार भी यहां नहीं गया था। आज वो पहली बार अपने होटल जा रहा था। उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। हृदयम कुछ घंटों की राइड के बाद होटल पहुंच जाता है। हृदयम का होटल शहर की भीड़ से थोड़ी दूर दिल्ली हरियाणा हाईवे पर बना हुआ था। ये एक नई और मॉडर्न इमारत है। होटल का बाहरी हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है। इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो कमरों में भरपूर रोशनी लाती है। इमारत के सामने एक सुंदर लॉन है जिसमें तरह तरह के फूल, पेड़ और फाउंटेन्स लगे हुए हैं। होटल के अंदर का हिस्सा भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। एक विशाल गलियारा इसे किसी महल का फील देता है। कमरे बड़े और आरामदायक हैं। उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। होटल में एक स्विमिंग पूल, एक जिम और एक रेस्टोरेंट भी है। ये सब देखकर हृदयम ने खुद से कहा, वाओ, मिस्टर विशाल ने होटल की सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया है। हृदयम को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने सुंदर होटल का मालिक बन चुका है। हृदयम ने किसी को कॉल किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। हृदयम ने सोचा, मैं कई दिनों से कॉल कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कोई ना कोई बात तो जरूर है। वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक बार और ट्राई करता हूं। लेकिन इस बार भी प्रकृति ने हृदयम का फोन रिसीव नहीं किया। हृदयम समझ नहीं पा रहा था। उस दिन रौनक की घटना के बाद से दोनों को मिले हुए 3 दिन से अधिक हो चुके थे। हृदयम ने होटल की पार्किंग में बाइक पार्क की। उसकी नजर पास खड़ी एक कार पर पड़ी। ये कार हृदयम को जानी पहचानी लग रही थी। हृदयम ने खुद से कहा, शायद मैंने इस कार को पहले कहीं देखा है, पर कहां? याद नहीं आ रहा। बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस कार को कहां देखा है। कार के बारे में याद करते हुए हृदयम होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। हृदयम रिसेप्शन पर जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम हृदयम है। मेरे नाम से एक रूम बुक होगा। रिसेप्शनिस्ट ने चेक करते हुए कहा,
जस्ट अ मिनट सर, मैं अभी चेक करती हूँ। रिसेप्शन में खड़ा हृदयम होटल की भव्यता को निहार रहा था। इससे पहले आज तक वो कभी भी इतने बड़े होटल के अंदर नहीं गया था। उसने ऐसी जगहों को बाहर से ही देखा था। हृदयम खुद से बोला, आज से कुछ दिनों पहले तक मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े होटल का मालिक बनूंगा। ये जानकर मां बहुत खुश होंगी। हृदयम ने होटल के किसी भी स्टाफ को अपने बारे में नहीं बताया था। रिसेप्शनिस्ट ने चेक करके हृदयम से कहा, यस सर, आपके नाम पर हमारा वीवीआईपी रूम 101 बुक्ड है। रिसेप्शनिस्ट ने बेल बजाते हुए एक बेल बॉय को अपनी ओर इशारा करके बुलाया और कहा, सुनो, ये हमारे वीवीआईपी गेस्ट हैं, इन्हें रूम नंबर 101 में ले जाओ। बेल बॉय ने बड़े तमीज से हृदयम को रास्ता दिखाते हुए कहा, सर प्लीज मेरे साथ चलिए। बेल बॉय हृदयम को लिफ्ट में ले जाता है। हृदयम उससे पूछता है, मेरा रूम किस फ्लोर पर है? बेल बॉय जवाब देता है, सर 6th फ्लोर पर है। हृदयम बेल बॉय से सवाल करता है, लेकिन वीवीआईपी रूम तो टॉप फ्लोर पर होना चाहिए। बेल बॉय बोला, सर सुरक्षा के लिहाज से वीवीआईपी रूम 6th फ्लोर पर रखा गया है। लिफ्ट से बाहर आकर बेल बॉय हृदयम को उसके वीवीआईपी रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है, सर ये रहा आपका रूम। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन पर 0 डायल कीजिए। लेकिन इस आलीशान वीवीआईपी रूम को देखकर हृदयम खो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीवीआईपी रूम बड़ा ही सुंदर था। मखमली पर्दे, मार्बल फ्लोरिंग, महंगे एंटीक्स, एक बड़ा सा टीवी और एक किंग साइज बेड इस रूम की सुंदरता बढ़ा रहे थे। हृदयम को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में होटलों के रूम इतने आलीशान भी होते हैं। लेकिन वो आज से पहले किसी इतने बड़े होटल में आया भी तो नहीं था। उसने अपने डिवाइन विजन से वीवीआईपी रूम की दीवार के उस पार देखने की कोशिश की। उसे दूसरे कमरे भी इतने ही आलीशान दिखाई दिए, लेकिन वीवीआईपी रूम होने की वजह से यहाँ की बात ही कुछ और थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हृदयम अपने रूम से बाहर निकलता है। उसने रेस्टोरेंट में आकर देखा तो पार्टी की तैयारी चल रही थी। हृदयम एक वेटर को अपने पास बुलाकर पूछा, किसी पार्टी की तैयारी चल रही है? वेटर ने बड़े ही सलीके से हृदयम से कहा, सर आज शाम 7 बजे यहाँ एक बर्थडे पार्टी होने वाली है। हृदयम ने मजाक के अंदाज से पूछा, वाओ, तो क्या मैं भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकता हूँ? वेटर ने मुस्कुराते हुए हृदयम से कहा, सॉरी सर, बिना इनवाइट के आप इस पार्टी में नहीं जा सकते। हृदयम कुछ सोचने लगा तो वेटर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, सर क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूं? हृदयम बोला, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वेटर के जाने के बाद हृदयम पार्टी की तैयारियों को देखकर सोचने लगा, मैंने कभी भी इतनी बड़ी पार्टी अटेंड नहीं की है, पर यह एक प्राइवेट पार्टी है, अंदर कैसे जाऊं? कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया, अरे मैं तो इस होटल का मालिक हूं, इस प्राइवेट पार्टी में जाने से मुझे कौन रोकेगा? हृदयम अपने रूम में जाकर शाम की पार्टी की तैयारियां करने लगा। वो अपना बैग चेक करके सोचने लगा, मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। हृदयम जीन्स और जैकेट पहनकर होटल आया था और उसके बैग में भी सिर्फ टी-शर्ट और एक सफेद शर्ट थी। उसने सफेद शर्ट उठाते हुए खुद से कहा, मेरी फेवरेट सफेद शर्ट, पार्टी में मैं यही पहनूंगा। हृदयम सफेद शर्ट को अपने लिए बहुत लकी मानता था, इसलिए वो अपने जीवन के किसी भी बड़े इवेंट में सफेद रंग के कपड़े ही पहनता था। शाम के 7 बजते ही हृदयम अपने रूम से तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। ये प्राइवेट पार्टी रौनक ने शहर से दूर
हृदयम के लग्जरी होटल में रखी थी। दोनों को इस होटल में एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में पता नहीं था। रौनित प्रकृति के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहता था। पार्टी में रौनित ने कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ साथ प्रकृति के दोस्तों को भी बुलाया था। पार्टी की तैयारियां बहुत ही शानदार थी। हॉल को सफेद और लाल फूलों से सजाया गया था। मोमबत्तियों की सजावट किसी खास पल के लिए की गई थी। खाने की ढेरों वैरायटी के साथ साथ शराब का भी इंतजाम था। शहर के सबसे मशहूर डीजे को पार्टी का माहौल यादगार बनाने के लिए बुलाया गया था। होटल में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रौनित अपनी लंबी कार में प्रकृति को लेकर आ रहा था। आज प्रकृति ने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उसके बाल खुले हुए थे। रौनित ने प्रकृति को देखते हुए कहा, प्रकृति, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रकृति ने शर्माते हुए जवाब दिया, रौनित, ये तुम हमेशा ही कहते हो। कल तक जिस रौनित को प्रकृति देखना पसंद नहीं कर रही थी, वो आज अचानक से उसके साथ कैसे हो सकती है। प्रकृति रौनित से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? रौनित कार चलाते हुए कहता है, एक बहुत ही खास जगह। प्रकृति एक्साइट होकर पूछती है, सच? कौन सी खास जगह? ये एक सीक्रेट है, बस हम वहां पहुंचने ही वाले हैं, खुद ही देख लेना। और ये कहकर रौनित अपनी कार होटल के अंदर ले जाता है। प्रकृति आश्चर्य से उस आलीशान होटल को देख रही है। रौनित अपनी कार रोकते हुए प्रकृति से पूछता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई? प्रकृति एक्साइटमेंट में रौनित से कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसी वक्त प्रकृति के सभी फ्रेंड्स कार के पास आकर उसे बर्थडे विश करते हैं। प्रकृति खुशी और हैरानी भरे अंदाज में उन सब से पूछती है, तुम सब यहां? प्रकृति के सभी फ्रेंड्स कहते हैं, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, हम यहां नहीं होंगे तो कौन होगा? रौनित प्रकृति के लिए कार का दरवाजा खोलता है। प्रकृति कार से उतरते हुए उससे पूछती है, रौनित, ये सब तुमने किया है? रौनित हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। प्रकृति रौनित को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू रौनित, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। प्रकृति और रौनित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रौनित और प्रकृति होटल के अंदर जाते हैं तो वहां रोशनी और संगीत की धूम मची थी। डीजे ने माइक में बोलते हुए कहा, एंड नाउ वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन अमंग अस, प्रकृति। लेट अस विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सभी लोग प्रकृति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। प्रकृति बहुत ही खुश है। डीजे माइक में बोलता है, कम ऑन द डांस फ्लोर। तेज म्यूजिक बजना शुरू होता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। प्रकृति और रौनित भी डांस कर रहे हैं। शैंपेन की बोतल खोलकर रौनित उसकी हवा में बौछार करता है। हृदयम जब प्राइवेट पार्टी के गेट पर पहुंचता है तो दरवाजे पर खड़े बाउंसर्स को देखकर रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके गेट खोलकर अंदर जाता है। हृदयम हैरान होकर खुद से कहता है, मुझे इन्होंने रोका क्यों नहीं? हो सकता है इन्होंने मुझे पार्टी का मेहमान समझा हो। चलो, जो मेरे लिए अच्छा ही है। बिना किसी बखेड़े में मैं यहां आसानी से पहुंच गया। हृदयम ने पार्टी में देखा कि डीजे तेज म्यूजिक बजा रहा है और सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं। तभी हृदयम ने कुछ लोगों को देखा, फिर उसने अपनी शर्ट को देखा। वहां मौजूद सभी वेटर्स ने सफेद शर्ट्स पहनी हुई थी। उनकी ड्रेस से हृदयम की शर्ट मैच हो रही थी। वो उनमें से ही एक लग रहा था। हृदयम ने खुद से कहा, तो इसलिए उन बाउंसर्स ने मुझे वेटर समझकर अंदर आने दिया। हृदयम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी तेज म्यूजिक बंद होकर एक रोमांटिक धुन बजने लगती है। सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक फोकस लाइट दो लोगों पर आकर ठहर जाती है। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं। हृदयम भी खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि एक लड़का हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने घुटनों पर बैठा था। वो तो रौनित है और उसके सामने खड़ी लड़की प्रकृति थी। हृदयम उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वहीं खड़े रहकर सब कुछ देखने का निर्णय किया। रौनित प्रकृति की ओर फूल को बढ़ाते हुए कहता है, ये फूल खास लड़की के लिए। प्रकृति, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
प्रकृति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही। रौनक ने पूछा, प्रकृति, विल यू मैरी मी? प्रकृति ने फूल को एक्सेप्ट करते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। वहां खड़े लोगों ने तालियां बजाई और एक बार फिर डीजे ने गाना चेंज करते हुए बीट्स तेज कर दी। सभी मस्ती में एक बार फिर झूम उठे। हृदय सोच रहा था, ये सब क्या चल रहा है? इन 3 दिनों में सब कुछ बदल कैसे गया? क्या प्रकृति इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी? अब मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। कहीं किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हृदय दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, वेटर, मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। हृदय उसकी ओर मुड़कर देखता है तो वो इंसान भौचक्का होकर पूछता है, अबे हृदय, तू? ये हृदय का क्लासमेट राहुल था। उसने डीजे के तेज म्यूजिक के बीच चीख कर अपने कुछ साथियों को बुलाते हुए कहा, सुनो सब, देखो ये तो हृदय है। कुछ लोग हृदय के पास आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ने हृदय से पूछा, गुड, तुम इतने दिनों से कहां हो और कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम हमें बताते। क्या तुम जॉब करते हो? क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी है? उन्होंने हृदय के ऊपर सवालों की बारिश कर दी थी। हृदय असमंजस की स्थिति में था। वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा हुए कहा, अच्छा, तो तू यहाँ वेटर है, लेकिन तुझे शहर से इतनी दूर आकर यहाँ काम करने की क्या जरूरत थी? तो मुझसे कहता तो मैं तुझे अपने घर में नौकर रख लेता। रौनक के साथी इस बात पर हंसने लगते हैं। रौनक ने हृदय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तू बढ़िया सर्विस दे। मैं तुझे जाते जाते इतनी टिप देकर जाऊंगा कि तुझे अपनी 1 महीने की सैलरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जा, हम सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आ। रौनक की बातें सुनकर आज प्रकृति चुप खड़ी थी। पिछली बार की तरह उसने रौनक की बातों का विरोध नहीं किया। हृदय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस पार्टी में बिना बुलाए आया था, इसलिए चुप था। हृदय चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। तभी प्रकृति उसके पास आकर बोली, हृदय, मेरी बात सुनो। हृदय के मन में बहुत से सवाल कौंध रहे थे। वो प्रकृति से इस पूरे मामले को जानना चाहता था, इसलिए प्रकृति की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हृदय ने प्रकृति से पूछा, ये सब क्या है? प्रकृति, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, और आज ये सब अचानक कैसे? कम से कम मुझे एक बार बता तो देती। प्रकृति ने हृदय से कहा, हृदय, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं। मैं रौनक से प्यार करती थी, लेकिन हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। हृदय गुस्से से बोला, तो फिर हमारे बीच क्या था? प्रकृति ने हृदय से कहा, देखो हृदय, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब अचानक हुआ था। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। हृदय, तुम्हारे और मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में, प्रकृति से कहा, लेकिन प्यार? प्रकृति ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, प्यार ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। मेरी बातों को तुम गलत मत समझो, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। हृदय ने प्रकृति से पूछा, तो क्या तुमने पैसों की खातिर मुझे छोड़ा है? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो तो तुम ही थी जिसने रौनक के सामने ये सब किया। प्रकृति ने हृदय को समझाते हुए कहा, वो सब रौनक को जलाने के लिए मैंने किया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। हृदय से रहा नहीं गया और उसने प्रकृति का हाथ पकड़कर उससे पूछा, लेकिन? प्रकृति ने उखड़ते हुए कहा, तुम मिडिल क्लास आदमियों की यही प्रॉब्लम है। देखो हृदय, मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकती। तुम ठीक तरीके से समझ लो, मैं रौनक से प्यार करती हूं। इतना कहकर प्रकृति मुड़कर जाने लगती है। हृदय उसके ऐसे बिहेवियर को देख हैरान था। वो प्रकृति को जाते हुए देख रहा था कि प्रकृति एक बार फिर उसकी तरफ मुड़कर कहती है, और हां, आज के बाद मुझे प्लीज कॉल मत करना। प्रकृति जा चुकी थी। हृदय को रौनक की बातों का इतना बुरा नहीं लगा था जितना प्रकृति की बातों ने उसे दुख पहुंचाया था।
हृदय मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रकृति से प्यार करता हूं। ये तो प्रकृति ही थी जिसने मुझे ऐसा एहसास दिलाया। मैं तो खुद उसे मिलकर शुभांगी के बारे में अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। ये सोचते हुए बुझे मन से हृदयम पार्टी से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रौनक ने उसे बुलाया। ओए वेटर, कहां जा रहा है? मेरी ड्रिंक कहां है? चुपचाप यहीं रुक। जब तक पार्टी खत्म नहीं होती तू कहीं नहीं जाएगा। रौनक की बात सुनकर हृदयम का खून खौल उठा। वो चाहता तो रौनक का मुंह एक पंच मारकर तोड़ देता, लेकिन गुस्से को पीते हुए उसने वहां से निकलने के लिए दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही हृदयम सामने किसी को देखकर चौंक जाता है।